नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ही पढ़ाई की जाती है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आजकल करंट अफेयर ढंग से पूछा जाता है। तो करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करके जाया करिए। मिनिमम कम से कम 6, मीडियम 9 महीना और 6 महीना, 9 महीना, और बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो 1 साल का करंट अफेयर तैयार करके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाइए, उससे ऊपर नहीं आता। ठीक, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसी साल का या इसी महीने का, हम कह लें, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर का टॉपिक, जो कि पैरालंपिक्स। पैरालंपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपने कुछ दिन पहले ओलंपिक्स भी देखे हैं और अब आती है पैरालंपिक्स की बात। अब पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में क्या डिफरेंस है, मेरे हिसाब से यहाँ सभी को पता होगा, बट फिर भी अगर नई जानकारी तो आपको जानकारी दे देता हूँ। ओलंपिक्स उन खिलाड़ियों के लिए होता है जो फिज़िकली पूरी तरीके से फिट हैं, और पैरालंपिक्स उन खिलाड़ियों के लिए होता है जो फिज़िकली कहीं ना कहीं डिसेबल हैं, जिसको हम हैंडीकैप्ड वर्ड यूज़ करते हैं। जो हैंडीकैप प्लेयर्स हैं उनके लिए पैरालंपिक्स होता है, और जो फिज़िकली बिल्कुल फिट हैं, जो एकदम जिन्हें कोई समस्या नहीं है अपनी बॉडी में, वो लोग ओलंपिक्स खेलते हैं। दिस इज़ पैरालंपिक्स फॉर द डिसेबल्ड, फॉर द हैंडीकैप्ड पीपल, एंड ओलंपिक्स फॉर द फिट पीपल। याद रखिएगा। अब नाम है टोक्यो पैरालंपिक्स 2020, बट ये 21 में क्यों खेला गया? क्योंकि आपको पता है कि कोविड के वजह से जो टोक्यो में 2020 में पैरालंपिक्स होने थे वो रद्द कर दिए गए थे, और उनको एक्सटेंड करके 2021 में लाया गया, और ये 21 में ये सारे खेल खेले गए हैं। आई होप पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और ये 20-20 नाम है और खेला 21 में क्यों गया है, ये इसकी जानकारी भी आपको बड़े प्यार से मिल गई होगी। बात करते फटाफट क्या क्या कुछ चीज़ें देख लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अपना अभियान 19 पदकों के सर्वकालिक उच्च स्तर के साथ समाप्त किया। मतलब भारत ने आज तक कभी भी 19 मेडल नहीं जीते। मैक्सिमम मेडल आज तक भारत ने केवल 4 जीते थे, बट इस बार पहली बार भारत ने 19 मेडलों के साथ अपना ये पैरालंपिक का कार्यक्रम समाप्त किया, जो कि आज तक का सबसे बड़ा हमारा मेडल टैली जीतने का अभियान रहा है। इसमें हमारे पास 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य शामिल हैं। मतलब 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल हम लोगों ने जीते हैं। यह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका है, और भारत कुल 162 देशों में से कुल पदक तालिका में 24वें स्थान पर है। मतलब 162 देशों ने पार्टिसिपेशन किया था, और भारत उसमें 24वें स्थान पे रहा है। और कितने मेडल हैं टोटल? उसके पास 19 पदक हैं, जो उसमें अगर बांटें तो 5, 8 और 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं कि टोक्यो में क्या हुआ था। तो इंडियन फ्लैग बियरर, जिसको हम भारतीय ध्वजवाहक कहते हैं, आपने देखा है कि शुरुआत में एक परेड जैसी निकलती है, तो उसी को हम, जो सबसे आगे फ्लैग लेके चलता है, उसको हम फ्लैग बीरर कहते हैं। तो जो जैवलिन थ्रोअर हैं भारत के टेक चंद जी, वो फ्लैग बीरर थे, ध्वजवाहक थे। ओपनिंग सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी मतलब जब उद्घाटन होता है, शुरुआत होती है तब, और जो एंडिंग होती है उस वक्त, क्लोजिंग सेरेमनी जिसे हम कहते हैं, उस वक्त शूटर अवनी लेखरा जी थी, वो इंडिया की फ्लैग बीरर थी। कब? क्लोजिंग सेरेमनी में। मतलब अवनी लेखरा ने समापन समारोह में ध्वजवाहक का कार्य किया था, और वहीं जेवलिन थ्रोअर जो हैं टेक चंद जी, उन्होंने शुरुआत होने की ओपनिंग सेरेमनी के टाइम पर फ्लैग बीरर का कार्य अपने हाथों में लिया था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो भारत ने खेलों में 9 खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए टोक्यो में पैरालंपिक में 24 पैरा एथलीट की अपनी अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी भेजी थी। तो याद रखिएगा, ये भारत की सभी चीज़ें पहली ही ज़्यादातर रही हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन भी इसी बार है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल जीतना भी भारत का इसी बार है। आगे देख लेते हैं। द इंडियन थीम सॉन्ग ऑफ पैरालंपिक 2020, पैरालंपिक 2020 का भारतीय थीम गीत कौन सा था? भाई पता है, थीम सॉन्ग होता है, किसी भी खेल का एक गाना बनाया जाता है, उसको हम थीम सॉन्ग कहते हैं। कौन सा थीम सॉन्ग था? तो था कर दे कमाल तू। क्या गाना था? कर दे कमाल तू। और इसको किसने लिखा था? तो गाने के जो संगीतकार और गायक हैं वो हैं संजीव सिंह।
कौन है? संजीव सिंह जी हैं। और ये कौन है? तो जो कि लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी, मतलब ये भी एक हैंडीकैप्ड क्रिकेट प्लेयर हैं और इन्होंने ये गाना गाया और लिखा है। बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देख लेते हैं भैया हमारे लिए जो कौन कौन इस बार पैरालंपिक्स में मेडल जीत के लाए हैं। सबसे पहली बात वो, और हमारे जो गोल्ड है, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एथलेटिक्स में सुमित अंतिल ने जीता था, मतलब जेवलिन थ्रो जो भाला फेंक होता है। बैडमिंटन में प्रमोद भगत जी ने जीता है। बैडमिंटन में कृष्णा नागर जी ने जीता है। शूटिंग में मनीष नरवाल जी ने जीता है और शूटिंग में ही अवनी लेखरा जी ने जीता है। ध्यान रखिएगा, उनकी कैटेगरी अलग अलग है, किसी ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में, किसी ने वुमेन्स 10 मीटर राइफल में, अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में उन लोगों ने क्या जीते हैं? गोल्ड जीते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिल्वर किस किसने जीता है। तो योगेश कथुनिया जी ने डिस्कस थ्रो में जीता है। निषाद कुमार जी ने हाई जंप में जीता है। मरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप में जीता है। प्रवीण कुमार जी ने हाई जंप में जीता है। देवेंद्र जजरिया जी ने जेवलिन थ्रो में। सुहास यथिराज जी ने मेन सिंगल्स बैडमिंटन है उसमें। सिंगराज अधाना जी ने शूटिंग में। और भाविना पटेल जी जिन्होंने टेबल टेनिस में जीता है। अब आगे ब्रॉन्ज देख लेते हैं। आर्चरी जिसको हम तीरंदाजी कहते हैं, उसमें हरविंदर सिंह ने जीता है। शरद कुमार जी ने हाई जंप में जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर जी ने जेवलिन थ्रो में जीता है। बैडमिंटन में मनोज सरकार जी ने जीता है। शूटिंग में सिंहराज अडाना जी ने जीता है और शूटिंग में ही अवनी लेखरा जी ने। तो अवनी लेखरा ने भी देखिए, एक गोल्ड में भी नाम था और ब्रॉन्ज में भी नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। सिंहराज अडाना भी फिर से आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने डबल डबल जीते हैं, तो उनका नाम उधर भी है और इधर भी है। अब इन एथलीट्स में क्या और महत्वपूर्ण है, हम वो भी देखेंगे, क्योंकि सब महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ ही महत्वपूर्ण है, उन पर भी हम बात करेंगे। और कुछ अभी चीज़ें बची हैं टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में बात करने की, वो भी देखते हैं। और भारत का थोड़ा सा इतिहास टोक्यो का क्या है वो भी देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में और क्या महत्वपूर्ण था? तो टोक्यो पैरालंपिक्स होता 16 समर ओलंपिक्स, 16वां समर ओलंपिक्स था ये, याद रखिएगा, जो कि टोक्यो जापान में खेला गया, राजधानी है। कब से कब तक खेला गया? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक खेला गया है। बैडमिंटन एंड ताइक्वांडो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, याद रखिएगा कि बैडमिंटन एंड ताइक्वांडो वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन टोक्यो पैरालंपिक्स। मतलब अभी तक जितने भी पैरालंपिक होते थे उसमें ताइक्वांडो और बैडमिंटन नहीं होता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि बैडमिंटन और ताइक्वांडो जोड़ा गया पैरालंपिक में। और वो कौन सा पैरालंपिक है? 16वां पैरालंपिक है टोक्यो में, जो कि खेला गया, याद रखिएगा। मोटो क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन, हिंदी इंग्लिश एक ही है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, तो याद रखिएगा यूनाइटेड बाय, ये था मोटो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो है इसका मस्कट। मस्कट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो जो इस बार का मस्कट है वो देखिए आपके पास सामने दिया हुआ है, दो फिगर दिए गए हैं, दो चित्र दिए गए हैं। सोमिति इसको कहते हैं, सोमिति कहते हैं। जो सोमिति है ये जो है इसका ना ये है जो मस्कट है वो सोमिति है इस बार हमारा। और सोमिति है क्या? तो ये एक कार्टून कैरेक्टर है, याद रखिएगा, सोमिति एक कार्टून कैरेक्टर है जो इस बार का पैरा ओलंपिक गेम का क्या रहा है? मस्कट रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नेक्स्ट विंटर ओलंपिक्स जो होने हैं वो होने 2024 में और फ्रांस के पेरिस में होने वाले हैं, याद रखिएगा। पेरिस कहाँ पर है? तो फ्रांस में है, ठीक है। इंडिया पार्टिसिपेटेड फर्स्ट एवर इन 1968। भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट किया था, कब भाग लिया था? तो 1968, 1968 में भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था, याद रखिएगा। लेकिन उसमें हमारे पास एक भी खिताब नहीं था। पहला खिताब भारत ने 1972 में जीता है, जो कि हेडलबर्ग के जो हमारा टोक्यो पैरालंपिक था उसमें हमने पहला अपना मेडल जीता है। और वो भी गोल्ड लेके आए थे कौन? मुरलीकांत पेटकर जी, जो कि नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो भी गोल्ड लेके आए थे स्विमिंग में। तो याद रखिएगा कि पहला पार्टिसिपेशन 1968 में था, लेकिन पहला मेडल हमको तब नहीं मिल पाया था, और 1972 में हमको पहला मेडल जीता था, वो भी मुरलीकांत जी ने जीता था, गोल्ड जीता था और स्विमिंग में जीता था। तो पहला ही गोल्ड और स्विमिंग में, याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण
पैरालंपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद करना है वो देखते हैं फटाफट। कोई बकवास नहीं करेंगे, केवल काम की बात करेंगे। आप पता है यहाँ पे केवल काम की बात है। अच्छा, जो लोग नए नए आए हैं प्लीज़ ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए मेहनत कर रहे हैं, धीमे धीमे हम 900 पहुँच रहे हैं, जल्दी जल्दी से इसको 1K पहुँचाना है, समय ना लगे इसके लिए आपको भी कार्य करिए ताकि मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें बीच में लाता रहूँ। देख लेते हैं अवनी लेखरा जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बार इनसे प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक सा है। देख लेते हैं क्यों ऐसा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन सा गेम खेलती हैं। तो वो राइफल शूटर है, याद रखिएगा, राइफल शूटिंग करती हैं। इन्होंने गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। नेक्स्ट, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है स्वर्ण पदक जीतने वाली। ये सारी की सारी बातें पैरालंपिक्स की है, ओलंपिक्स से मत इसको कनेक्ट करिएगा, सब कुछ पैरालंपिक की बात करेंगे, ठीक है। और इन्हों को 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है, जो कि अभी हमने लिस्ट में देख चुके हैं। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी ये बन चुकी हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि एक ही ओलंपिक्स में लगातार 2 मेडल किसी भारतीय महिला को मिलते, वो अवनी लेखरा जी ने कीर्तिमान रचा है। तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 2-3 चीज़ें इनकी इंपॉर्टेंट हैं कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला और स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी अवनी लेखरा जी बनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं सुमित अंतिल जी, क्या इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता है और किस कैटेगरी में, किस वर्ग में, तो F64 वर्ग में। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भाला फेंका है 68.55 मीटर का थ्रो और वो भी विश्व रिकॉर्ड, मतलब इस थ्रो में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है और अपने नाम गोल्ड मेडल को भी नामित कर लिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के पानीपत के खिलाड़ी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ फेंका है 68.55 मीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मनीष नरवाल जी, तो ये शूटिंग करते हैं, शूटिंग के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 50 मीटर SH1 वर्ग के जो गेम्स थे उसमें गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर भी जो भारत को इस प्रतिस्पर्धा में मतलब SH1 में मिला है। और वो सिंह राज जी हैं जिन्होंने शूटिंग के 50 मीटर SH1 ग्रुप में सिल्वर लाया। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत के पास ही आए हैं, लेकिन मनीष नरवाल जी गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के खिलाड़ी हैं। SH1 शूटिंग में 50 मीटर में उन्होंने गोल्ड जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रमोद भगत जी, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो दुनिया के पहले तो 1 नंबर खिलाड़ी हैं, मतलब पैरा जो एथलीट्स होते हैं उसके जो बैडमिंटन जो भी है उसका 1 नंबर खिलाड़ी हैं ये दुनिया के, याद रखिएगा। पुरुष एक करके SL3 वर्ग से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हराया किसे था, ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को हराया था। अच्छा मैच था, इन्होंने बहुत अच्छा खेला था और मैच को जीता था। ये बिहार के हाजीपुर जगह से बिलोंग करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि दुनिया के 1 नंबर खिलाड़ी हैं। पहली बार बैडमिंटन खेली गई है, याद रखिएगा, और पहली बार में गोल्ड मेडल लेके आए प्रमोद भगत जी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं क्योंकि आज तक कभी हुआ ही नहीं था, पहली बार हुआ है और गोल्ड मेडल लेके आए, बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन सा वर्ग है, SL3 वर्ग में गोल्ड लेकर आया। हराया किसको था, ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो कृष्णा नागर जी को गोल्ड मिला है, जो कि किसको हराया इन्होंने हांगकांग के चू मान केई को हराया है और ये राजस्थान के खिलाड़ी हैं। बहुत महत्वपूर्ण, इनके बारे में कुछ नहीं, इतना याद रखिएगा कि इन्होंने गोल्ड जीता है और हराया था इन्होंने किसको, चू मान केई को हराया था और ये राजस्थान के एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं। महत्वपूर्ण है भाविना पटेल जी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्यों तो महत्वपूर्ण है, फटाफट देख लेते हैं। भले ये गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण क्यों है, देख लीजिए। तो टोक्यो में पैरालंपिक में पहला पदक इन्होंने, मतलब इस बार जब पैरालंपिक चालू हुए तो भारत को जो पहला पदक मिला वो सिल्वर पदक मिला था और वो किसने जिताया, भाविना पटेल जी ने जिताया था। और किसमें, टेबल टेनिस में जिताया था। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई पूछे कि पहला गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में किसने जिताया, तो अवनी लेखरा जी थी, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम किसी भी मेडल की बात करेंगे, टोटल कोई भी मेडल जो जीता वो भारत ने, तो वो थी कौन, भाविना पटेल, सिल्वर मेडल जीता था। महत्वपूर्ण, पैरा ओलंपिक में टीटी जो है टेबल टेनिस स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। आज तक भारतीय महिला फाइनल में ही नहीं पहुंची थी और ये पहली भारतीय महिला है जो कि फाइनल में पहुंची थी, बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात की रहने वाली है, पहला मेडल भारत के लिए इस टोक्यो ओलंपिक में, पैरालंपिक में लेके आने वाली खिलाड़ी हैं भविना पटेल जी, याद रखिएगा।
देवेंद्र झाझरिया, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये जेवलिन थ्रोवर है, जेवलिन थ्रो किया था, रजत पदक सिल्वर पदक जीता है और जो इनका वर्ग है वो F46 का वर्ग है। भारत के एकमात्र एथलीट हैं जिनके नाम भाला फेंक में 2 गोल्ड मेडल हैं। आज तक ऐसा कोई नहीं कर सका, ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके नाम पे 2 गोल्ड मेडल हैं भाला फेंक में। 2004 के एथेंस में और 2016 में जो रियो में गेम्स हुए थे, उन दोनों में इनके पास गोल्ड मेडल है। इस बार ये चूक गए और इस बार इनके पास सिल्वर मेडल आया है। ब्रॉन्ज भी F46 में ब्रॉन्ज भारत के पास ही है, जो सुंदर सिंह गुर्जर जी ने जीता है। महत्वपूर्ण पॉइंट और ये है कि 2007 में देवेंद्र झाझरिया जी को खेल जगत का सबसे सर्वोत्तम जो पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वो उनको नवाजा गया था 2007 में। राजीव गांधी खेल पुरस्कार का क्या नाम बदल दिया गया है क्या? कमेंट करके बताइएगा क्या नाम बदल गया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, और नाम बदल गया तो क्या नाम बदला है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया किसको? देवेंद्र झाझरिया जी को। बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। मरियप्पन थंगवेलु, यहाँ देखिएगा, मरियप्पन थंगवेलु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई जंपर हैं, सिल्वर मेडल जीत के आए हैं। 2016 में रियो में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि फोटो लगी हुई है, रियो की ही है, ठीक है। और महत्वपूर्ण क्यों जाते हैं कि इनको 2017 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है, 2017 में ही पद्मश्री भी दिया जा चुका है और 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अब इतने महत्वपूर्ण है मरियप्पन थंगवेलु, और आप इनके बारे में पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप हैं बेवकूफ, ठीक है। तो याद रखिएगा, मरियप्पन थंगवेलु हाई जंपर हैं, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने इस बार, लेकिन रियो में 2016 में गोल्ड मेडल जीत के लाए थे। 17 में अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री 17 में, और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जो कि खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत का है। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है मरियप्पन थंगवेलु। अगला नाम देखते हैं, निशांत कुमार जी का है, जिनकी ऊंची कूद में T47 वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। 2019 में जो दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स हुए थे, वो उसमें गोल्ड मेडल पाने वाले खिलाड़ी हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। निशांत कुमार, ऊंची कूद, T47 वर्ग, सिल्वर मेडल। 2019 में दुबई में जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स खेल हुए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सुहास यथिराज जी, बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार। क्यों, देख लेते हैं। पहले वो तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, सिल्वर मेडल जीता है, बहुत बेहतरीन मैच था, जिसमें किसी बोलते हैं किस्मत खराब होना, हार गए, वरना उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, बहुत अच्छा मैच था। हारे थे किससे? फ्रांस के लुकास माजूर से हारे थे। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ये हमारे भारत देश के एक IAS 2007 बैच के IAS हैं, और इस वक्त ये DM हैं नोएडा के। बहुत महत्वपूर्ण बात है, और भारत के पहले एकमात्र IAS बन चुके हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेशन करके सिल्वर मेडल जीतकर अपने नाम किया है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये DM भी हैं, IAS भी हैं, और साथ साथ एक खिलाड़ी भी हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, सुहास यथिराज। यहाँ खत्म होती है हमारी पैरालंपिक्स के सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी खत्म हो जाती है। यहाँ पे कुछ बचता नहीं है, सब कुछ कवर कर लिया। अगर आपने ये वीडियो इतनी देख ली है तो आपका काम कंप्लीट है, इसके ऊपर कुछ भी आने वाला नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात होगी, कोई कचरा नहीं है। सारे ओलंपियंस को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं सिर्फ गोल्ड वाले, सिल्वर और ब्रॉन्ज वाले भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इनको याद कर लीजिएगा, आपका काम टनाटन हो जाएगा, और आप इसके नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ मदद करिएगा जल्द से जल्द बन के पहुँचने में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।